हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रो मेंटर। दोस्तों, अगर आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आसानी के साथ सीखना चाहते हैं और इससे पहले अगर आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मैं इस कोर्स में आपको जावा के तमाम टॉपिक्स इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा और साथ साथ आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी देता जाऊंगा, जिससे आपको हर कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। अब मजीद टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं और देखते हैं एक नज़र इस कोर्स के चैप्टर को। तो फ्रेंड्स, ये कोर्स कंटेंट है जो हम इस कोर्स में कवर करेंगे इन डिटेल, और हर चैप्टर की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में उसको एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स मूव फर्दर। तो ये सारे चैप्टर्स इस कोर्स में हम कवर करेंगे, जिसमें हम कुछ एडवांस चैप्टर्स जैसे कि एडवांस GUI टॉपिक और ग्राफिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी मैंने इस कोर्स में आपके लिए ऐड किए हैं। ओके, तो ये है हमारा चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू जावा। तो दोस्तों, हम इस कोर्स के पहले चैप्टर में ये टॉपिक्स कवर करेंगे। इन टॉपिक्स को पूरी तरह समझने से आपकी फाउंडेशन बनेगी और आगे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। चैप्टर 1 के कंटेंट्स: हाई लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, JRE, JVM और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये कुछ अहम टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। इस चैप्टर के एंड में हम जावा IDE इंस्टॉल करेंगे और अपना पहला जावा का प्रोग्राम बनाकर देखेंगे। व्हाट इज जावा? दोस्तों, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जो कि बिलियंस ऑफ डिवाइसेस में, जिनमें मोबाइल, नोटबुक, PC, गेमिंग कंसोल, मेडिकल डिवाइसेस शामिल हैं, इन पे यूज हो रही है। जावा एक तो इजी टू अंडरस्टैंड और यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, जिसको सीखना और उस पे काम करना निहायत आसान है। बस शुरू में थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। जावा पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक मेजर एडवांटेज ये है कि ये पोर्टेबल है, यानी कि अगर आपने कंप्यूटर पे जावा से कोई भी एप्लीकेशन बनाई है तो इसका कोड बआसानी किसी भी डिवाइस पे मूव किया जा सकता है और वहां पर रन किया जा सकता है, यानी कि वहां पे कोड रीयूज किया जा सकता है। अगर आपने इससे पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी या आपके पास किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इस कोर्स करिए जावा और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स को बआसानी सीख सकते हैं। यहाँ एक बात जहन में रहे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जावा स्क्रिप्ट दोनों में बहुत फर्क है। इनका सिंटैक्स भी डिफरेंट है। जावा लैंग्वेज को कंपाइल करना पड़ता है, जबकि जावा स्क्रिप्ट को कंपाइल नहीं करना पड़ता। फ्रेंड्स, जावा स्क्रिप्ट सिर्फ वेब ब्राउजर पर रन होती है, जबकि जावा लैंग्वेज किसी भी जगह किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन हो सकती है, और जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्सेस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग दोनों ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज होती हैं, और ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। सो फ्रेंड्स, आइए इन दोनों के बीच डिफरेंस को समझते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो स्मॉल पीसेस में बनाते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, जबकि प्रोसीजरल में यही स्मॉल पीसेस, यही स्मॉल पार्ट्स फंक्शन कहलाते हैं। बॉटम अप्रोच की मीनिंग ये है कि जब आप कोई कोड लिखते हैं तो स्मॉल पीसेस में लिखते हैं और फिर ये स्मॉल पीसेस मिलके पूरा प्रोग्राम बनते हैं, जबकि टॉप डाउन अप्रोच ये इसके बिल्कुल रिवर्स होती है। इसमें पहले हम पूरे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसको हम स्मॉल पीसेस में डिवाइड करके अपने कोड को कंप्लीट करते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब भी हम कोई मेथड या क्लास या कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसके एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाई कर देते हैं, लाइक पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। अगर हम इसको पब्लिक डिक्लेयर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये मेथड, ये क्लास, ये ऑब्जेक्ट ये पब्लिकली एक्सेसिबल होगा सबके लिए, यानी इसको किसी भी क्लास में कॉल या रिकॉल या रीयूज किया जा सकता है, जबकि प्राइवेट मेथड या क्लास या ऑब्जेक्ट हम किसी और दूसरी क्लास में कॉल नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको क्लास के वर्ड के ऊपर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आगे इसको इन डिटेल आप लोगों को समझाऊंगा कि ये क्लासेस क्या होती हैं। इसी तरह प्रोटेक्टेड भी है, जबकि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में एक्सेस स्पेसिफायर्स की फंक्शनैलिटी ही नहीं है और ना हम इसके कोड को रीयूज कर सकते हैं। जब सेम नेम के दो या दो से ज्यादा मेथड्स डिक्लेयर किए जाते हैं विद डिफरेंट पैरामीटर्स, तो ये कॉन्सेप्ट ओवरलोडिंग कहलाता है। याद रहे कि एक ही नाम के दो या इससे ज्यादा मेथड्स जब सेम क्लास में डिक्लेयर किए जाते हैं तो ये ओवरलोडिंग हो जाती है, जबकि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां पे सेम नेम के दो मेथड या फंक्शंस डिक्लेयर नहीं कर सकते, वहां पे ये एरर होगा। इनहेरिटेंस एक जावा की बहुत यूजफुल फंक्शनैलिटी है और ये जावा के कोर कॉन्सेप्ट्स में से एक है। इनहेरिटेंस की वजह से जावा डिफरेंशिएट करती है दूसरी अपने लैंग्वेजेस से। इनहेरिटेंस का फ्रेंड्स मतलब ये है कि किसी भी पहले से बनी हुई क्लास के कोड को या उसके मेथड को या उसके पार्ट ऑफ कोड को रीयूज किया जाए। जब किसी क्लास को इनहेरिट किया जाए तो वो क्लास पेरेंट क्लास कहलाती है, और जिस क्लास में इसको कॉल या रीयूज किया जाए वो चाइल्ड क्लास कहलाती है।
या वो क्लास सब क्लास कहलाती है। फ्रेंड्स, आने वाले चैप्टर्स में हम इसको डिटेल में देखेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे डेवलपर्स इसीलिए शिफ्ट हो गए क्योंकि वहाँ पे इनहेरिटेंस और ओवरलोडिंग जैसी बेहतरीन फंक्शनैलिटीज मौजूद हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्स और लार्ज प्रोग्राम्स लिखने के लिए यूज होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो मैकेनिज्म्स या इसमें जो लाइब्रेरीज हैं वो हमें अलाउ करते हैं कि हम इसमें हर तरह की एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स बनाएं, चाहे वो जितने ही लार्ज और कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो। दोस्तों, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और लार्ज प्रोग्राम नहीं बना सकते क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड फंक्शनैलिटीज होती हैं। कोई भी कोड जो हम पहले से लिख चुके हैं इसको रीयूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। मीन्स कि किसी भी क्लास को इनहेरिट करना चाइल्ड क्लास में, इसका एडवांटेज ये है कि कोड हमें दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। दोस्तों, पेरेंट क्लास के किसी भी एक हिस्से को या इसकी पूरे कोड को रीयूज किया जा सकता है। कोड रीयूजेबिलिटी का प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। C++, जावा, C#, पाइथन वगैरह ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स हैं, जबकि C, फोर्ट्रान, पैस्कल, बेसिक वगैरह ये सब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है। कंप्यूटर प्रोग्राम वो होता है जिसमें हम अपने कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं अपने कोड के जरिए और इसके जरिए हम इससे कोई काम लेते हैं। नीचे दिखाया गया एक बहुत सिंपल कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसके जरिए हम स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहे हैं। इसी वीडियो में हम आगे ये कोड खुद लिखेंगे और इसका आउटपुट भी देखेंगे। मशीन लैंग्वेज या जिसको हम मशीन कोड भी कहते हैं, ये वो लैंग्वेज है जिसको सिर्फ कंप्यूटर ही अंडरस्टैंड कर सकता है। ये लैंग्वेज ह्यूमन रीडेबल नहीं होती। एक्चुअली ये लैंग्वेज बाइनरी डिजिट्स से कंपोज होती है और सिर्फ जीरोस और वंस पर ही मुश्तमिल होती है। आपके कंप्यूटर का सीपीयू सिर्फ मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड को ही अंडरस्टैंड और प्रोसेस करता है, फिर उसको ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज या विजुअल्स में प्रोड्यूस कर देता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये छोटा सा मशीन कोड है जिसको अंडरस्टैंड करना इंसान के बस की बात नहीं है। ये सिर्फ सीपीयू ही अंडरस्टैंड कर सकता है और अगर आपने लेटर ए टाइप किया है तो वो जब सीपीयू प्रोसेस करेगा तो मशीन कोड में प्रोसेस करेगा, जो कि 01000001 हो। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज, इस लैंग्वेज पे काम करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि मशीन इंस्ट्रक्शंस लिखना। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ डील करती है। बेसिकली ये लैंग्वेज आपकी कंप्यूटर के ऑपरेशंस के साथ डील करती है। इसका कोड भी ह्यूमन रीडेबल नहीं होता, बल्कि अक्सर तो ये क्रिप्टिक होता है। असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज ये दो एग्जांपल्स हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज बहुत यूजर फ्रेंडली होती है। इस पे प्रोग्राम लिखना भी आसान होता है और इसका प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट और इसका सिंटैक्स ह्यूमन रीडेबल होता है और ये कंप्यूटर के हार्डवेयर आर्किटेक्चर के इंडिपेंडेंट होती है। दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर के हार्डवेयर को एड्रेस करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, ये जरूर है कि इसका कोड मशीन कोड में कन्वर्ट करना जरूरी होता है और ये काम आपका कंपाइलर करता है ताकि कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड कर सके। जावा, C++, C#, बेसिक ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, दोस्तों जब भी आप कोई कोड लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में तो इसको मशीन लैंग्वेज में या मशीन कोड में कन्वर्ट करना जरूरी है ताकि सीपीयू इसको अंडरस्टैंड और प्रोसेस कर सके और ये काम आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर करते हैं। दोस्तों, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का काम तो एक ही है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, मगर इन दोनों का काम करने का तरीकाकार डिफरेंट है एक दूसरे से। कंपाइलर आपका पूरा कोड एज अ होल रीड करेगा और जितने भी एरर्स इस कोड में होंगे सबको एक साथ ही शो कर देगा, जबकि इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन आपके कोड को रीड करता है और हर लाइन में आने वाले एरर को आपको शो कर देता है और जब तक आप उस लाइन में आने वाला एरर रिमूव नहीं कर देते वो नेक्स्ट लाइन पे स्विच या मूव नहीं होता। अगर उस लाइन में कोई एरर नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। सिंटैक्स किसी भी लैंग्वेज के उस स्टेटमेंट को या उस मुकम्मल इंस्ट्रक्शन सेट को कहते हैं जिसके जरिए हम कोई काम करवा रहे हों। सिंटैक्स एक लाइन का भी हो सकता है और एक लाइन से ज्यादा का भी। ये एग्जांपल में एक सिंपल सिंटैक्स दिखाया गया है जो कि एक कंप्लीट सेंटेंस है और इसके जरिए हम हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट करा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपके कोड में कोई भी गलती एरर कहलाती है और एरर आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंटैक्स एरर और दूसरा लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर वो होते हैं जो आपके कोड में स्पेलिंग मिस्टेक, इनकरेक्ट डिक्लेरेशन, इनकरेक्ट लेबल्स या पंक्चुएशन एरर की वजह से अक्योर होते हैं। फिर कंपाइलर इनको पिन पॉइंट कर देता है जब आप कंपाइल करते हैं प्रोग्राम, और जब आप इसको रिमूव कर देते हैं तो प्रोग्राम आपका रन हो जाता है। जबकि लॉजिकल एरर्स ऐसे नहीं होते। लॉजिकल एरर्स वो होते हैं जिसकी वजह से आप अपने प्रोग्राम का डिजायर्ड आउटपुट नहीं ले पाते। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोड तो पूरा सही लिखा मगर आप प्रिंट करवाना चाहते थे हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड की जगह आपने हेलो इंडिया लिख दिया या हेलो पाकिस्तान लिख दिया तो कंपाइलर तो उसको रन कर देगा और कंपाइल भी कर देगा विदाउट एनी एरर, क्योंकि कंपाइलर की नजर में हेलो इंडिया या हेलो पाकिस्तान जो आपने इन्वर्टेड कॉमा में प्रिंट कराया है
वो उसकी नज़र में कोई एरर नहीं है, इसलिए वो उसको विदाउट एनी एरर कंपाइल कर देगा और रन भी कर देगा। बट दिस इज योर लॉजिकल एरर, क्योंकि आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना चाह रहे थे, नॉट हेलो इंडिया और हेलो पाकिस्तान। तो इस तरह के एरर्स लॉजिकल एरर्स कहलाते हैं, और इस तरह के एरर्स को रिमूव करना भी इतना आसान नहीं होता। JVM या जावा वर्चुअल मशीन, ये एक एडवांस टॉपिक है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो डिटेल में बनाकर अपलोड करूंगा, मगर यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जावा पे काम करने के लिए JVM जरूरी है। ये जावा की एक वर्चुअल मशीन है जो JDK या जावा डेवलपमेंट किट के साथ इंस्टॉल होती है। एक्चुअली JVM की वजह से ही जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनी है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी भी डिवाइस पर रन हो जाएगी। जावा कोड को कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और इस बाइट को JVM आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करती है, चाहे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज हो, लिनक्स हो या मैक हो। इसके दो प्राइमरी फंक्शंस हैं। एक तो ये कि ये आपके कोड को अलाउ करती है कि वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या डिवाइस पर रन हो जाए। दूसरा ये कि ये आपके सिस्टम की मेमोरी को ऑप्टिमाइज करती है और इसको मैनेज करती है, इसीलिए जावा की एप्लीकेशन किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन हो जाती है। JVM के आने से पहले दोस्तों आपको हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कोड अलग अलग लिखने पड़ते थे। JRE या जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें जावा की क्लास लाइब्रेरीज, JVM और दूसरे जावा के कंपोनेंट्स शामिल होते हैं जो कि जावा एप्लीकेशन को रन करने के लिए जरूरी हैं। JRE भी JDK या जावा डेवलपमेंट किट का पार्ट है और उसी के साथ इंक्लूड होता है और JDK के साथ ही इंस्टॉल भी हो जाता है। बग्स एंड डिबगिंग, जावा बग्स फ्रेंड्स बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे कि आपके लॉजिकल एरर्स। इन बग्स के साथ प्रोग्राम आपका कंपाइल भी हो जाता है और रन भी हो जाता है, मगर ये प्रोग्राम आपका डिजायर्ड आउटपुट नहीं दे पाता। इन बग्स को रिमूव करने का प्रोसेस डिबगिंग कहलाता है। कीवर्ड्स का मतलब ये है कि रिजर्व वर्ड्स, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो जावा ने रिजर्व कर रखे हैं, कुछ उसके स्पेशल मीनिंग्स हैं जावा के लिए, जैसा कि इंट, चार, लॉन्ग, डबल, पब्लिक और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। जावा में तकरीबन 50 के करीब कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल हम किसी भी आइडेंटिफायर, क्लास का नाम या ऑब्जेक्ट के नाम, मेथड के नाम के तौर पे नहीं कर सकते। जैसा कि इंट एक कीवर्ड है जो कि जावा का एक डेटा टाइप है। जावा इसको इंटीजर डेटा टाइप अज्यूम करता है। अब हम इसको किसी क्लास का नाम नहीं दे सकते, किसी मेथड का नाम हम इंट नहीं रख सकते, किसी वेरिएबल का नाम, किसी ऑब्जेक्ट का नाम हम इंट नहीं रख सकते। दोस्तों, जावा का इंट्रोडक्शन तो हमने डिटेल में ले लिया। अब जावा पे काम करने के लिए हमें जावा की कोई IDE या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चाहिए जिसको हम इंस्टॉल करें। एक्चुअली IDEs होती क्या है? जिसके ऊपर हम जावा का कोड लिखते हैं, उसको कंपाइल करते हैं और उसको रन करते हैं। एक्चुअली IDEs ये होती है जिसपे सिर्फ जावा का नहीं, आप C#, पाइथन, दूसरी लैंग्वेजेस का भी कोड लिख सकते हैं। तो ऐसी IDEs को इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त IDEs जो कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हैं, इफेक्टिव हैं, पॉपुलर हैं और जिन पे काम करना इजी भी है, इस वक्त दो यूज़ हो रही हैं, एक तो इक्लिप्स और एक इंटेली। हम इस वक्त इक्लिप्स को प्रेफर करेंगे क्योंकि इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट भी कम है और ये विंडोज़, लिनक्स, मैक सब पे चल जाएगी। तो दोस्तों, चलते हैं इक्लिप्स इंस्टॉलेशन की तरफ। सबसे पहले हम अपने सिस्टम की हार्डवेयर चेक कर लेंगे कि हमारे सिस्टम में इतनी हार्डवेयर कैपेसिटी अवेलेबल है कि हम इक्लिप्स इंस्टॉल कर लें। प्रोसेसर हमारा सफिशेंट है, 2.60 गीगाहर्ट्ज़, रैम हमारी 8 GB है। आप देखें कि हमारे पास सफिशेंट रैम है और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास। तो ये बहुत है। अगर इससे कम भी है तब भी हम इक्लिप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। और हम अपनी हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी भी चेक कर लेते हैं। मेरे पास D में तकरीबन 390 और E में 345 GB हार्ड ड्राइव स्पेस अवेलेबल है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम वेबसाइट सर्च करेंगे कि कहाँ से हम इक्लिप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे डाउनलोड इक्लिप्स फॉर जावा। यह हमारे पास eclipse.org आ गई है। इस वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑफिशियली वेबसाइट पे इक्लिप्स अवेलेबल है। यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे इस टैब से हम इक्लिप्स इंस्टॉल कर सकते हैं फॉर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले आप चेक कर लीजिएगा आपका कौन सा कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये इस पैकेज में जो भी इंक्लूड है वो सब यहाँ पे मेंशन है। डेवलपमेंट टूल्स, मैविन, और अब हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे 64 बिट पे, तो ये डाउनलोडिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें दोस्तों, हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और अब हमारे डाउनलोड कर चुके हैं। तो हम डाउनलोड के फोल्डर्स में जाएंगे
और यहाँ पे इक्लिप्स की सेटअप फाइल हमें मिल जाएगी। इसको हम रन करेंगे डबल क्लिक करके। जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये मैसेज आएगा, इस पर हम रन पे क्लिक करेंगे और ये हमारा इक्लिप्स का इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये आपके सिस्टम इंटरनेट की स्पीड पे और आपके सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करता है। मोस्ट लाइकली इट विल टेक 30 मिनट्स। अच्छा, अगर हम जब इक्लिप्स इंस्टॉल करते हैं तो ये हमसे पूछता है कि जी आपको क्या क्या चीज़ इंस्टॉल करनी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, पूरी एक लिस्ट मौजूद है। इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों देखें, इक्लिप्स एक एडिटर है और इस एडिटर पे हम C++ इंस्टॉल कर सकते हैं, PHP इंस्टॉल कर सकते हैं और एम्बेडेड C++ इंस्टॉल कर सकते हैं, इक्लिप्स कमिटर, DSL डेवलपर और इक्लिप्स IDE फॉर RCP यूज़ कर सकते हैं। मॉडलिंग टूल इक्लिप्स के हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो मगर हमें सिर्फ इक्लिप्स IDE फॉर जावा यूज़ करनी है तो हम सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ी देर में इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, अब हम इस पर लॉन्च पे क्लिक करेंगे तो ये इक्लिप्स IDE हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, मैंने इक्लिप्स IDE 2022 इंस्टॉल कर लिया है और यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है, अब पहला सवाल, वर्क स्पेस। वर्क स्पेस की बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी यहाँ पे मौजूद है। अगर हम चाहें तो ब्राउज पे क्लिक करें और इस डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं और हमें इसकी ज़रूरत नहीं है चेंज करने की फ़िलहाल, तो हम इसको लॉन्च पे क्लिक करेंगे और लॉन्च कर लेंगे। ये इक्लिप्स IDE हमारी स्टार्ट हो गई है। अच्छा, जैसे ही ये इक्लिप्स IDE हम स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट टाइम हमको ये वेलकम स्क्रीन देगा और इस पे हम रिव्यू कर सकते हैं IDE कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो IDE की कॉन्फ़िगरेशन को हम सेट कर सकते हैं। ये टैब है हमारा हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए, एक विज़ार्ड है। ये टैब हमारा न्यू प्रोजेक्ट के लिए कि हम जब न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम इस पर क्लिक करेंगे अभी। और नीचे अगर आप देखें, चेकआउट प्रोजेक्ट फॉर GIT एप्लीकेशन। अगर हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ उसको इंपोर्ट कराना चाहते हैं, यानी उस फाइल को ओपन कराना चाहते हैं, तो हम इंपोर्ट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट करेंगे और लॉन्च द इक्लिप्स मार्केट प्लेस वो यहाँ से होगी। यहाँ पे ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल है इस टैब के अंदर, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हमें मेंशन कर देगा। तो चलें दोस्तों, हम सबसे पहले अपना जावा का नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो इस टैब पे क्लिक करेंगे। अभी हमसे पूछ रहा है प्रोजेक्ट का नाम, तो हम इस पर टाइप करते हैं माय प्रोजेक्ट। माय प्रोजेक्ट के बाद ये हमसे पूछ रहा है यूज़ डिफ़ॉल्ट लोकेशन। तो अगर हम डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे लगा रहेंगे चेक, तो ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन यानी कि C ड्राइव में माय प्रोजेक्ट के नाम से एक फोल्डर बन जाएगा जिसमें हमारा ये प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। अगर हम चाहें तो ब्राउज करके इसकी डायरेक्टरी चेंज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हम एक टेस्ट प्रोजेक्ट बना रहे हैं। उसके बाद है JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। यहाँ पे इंस्टॉल्ड सारे JRE के एडिशंस आपको लिस्ट कर रहा है। तो मेरे पास ये 17, 18, 16, 15 ये सब इंस्टॉल हैं जो कि इक्लिप्स के साथ ही इंस्टॉल हुए हैं और कुछ मैंने पहले से भी इंस्टॉल किए हुए थे। बहरहाल आपको एक्स्ट्रा से कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये जावा रन टाइम एनवायरनमेंट इसके साथ ही इंस्टॉल होंगे। तो हम इसको 17 को क्लिक कर लेते हैं। अगर हम चाहें तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जावा रन टाइम एनवायरनमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, तो हमें इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। और अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जावा रन टाइम एनवायरनमेंट हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ये एक एडवांस टैब है। उसके बाद प्रोजेक्ट का लेआउट है। प्रोजेक्ट का लेआउट ये होता है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से इसकी डायरेक्टरी बनेगी। अगर हम इसको करते हैं यूज़ प्रोजेक्ट फोल्डर एज अ रूट फॉर सोर्स एंड क्लास फाइल, तो एक ही प्रोजेक्ट के फोल्डर में सारी क्लास फाइल्स आ जाएंगी। और अगर हम इस पर चेक लगा रहने देते हैं क्रिएट सेपरेट फोल्डर फॉर सोर्सेज एंड क्लास फाइल, तो हर सोर्सेज और क्लास फाइल के लिए सेपरेट फोल्डर बनेगा। यहाँ पे दोस्तों नज़र आ रहा है वर्किंग सेट। अगर हमने पहले से कोई वर्किंग सेट बनाया हुआ है तो हम यहाँ पे उसका नाम दे सकते हैं और उसको नेक्स्ट करेंगे तो ये हमसे वर्किंग सेट का नेम पूछेगा। हम यहाँ पे वर्किंग सेट का नेम दे देते हैं माय वर्किंग सेट और हम इसको फिनिश करेंगे तो ये वर्किंग सेट हमारा बन जाएगा। मगर हमने क्योंकि कोई प्रोजेक्ट पर वर्किंग सेट नहीं बनाया हुआ, लिहाजा हम इसको अनचेक कर देंगे
और इसको फ़िलहाल हम यूज़ नहीं करेंगे। मॉड्यूल दोस्तों ऐसे होता है जैसे कि सबसे मेन फोल्डर होता है, उसके अंदर सब फोल्डर्स होते हैं, तो ये मॉड्यूल होता है। मॉड्यूल नेम अगर हम यहाँ पे मेंशन कर दें तो ये सारा जो भी आपके सोर्स फाइल्स होंगी, क्लास फाइल्स होंगी, वो सब पैकेजेस सब एक मॉड्यूल में सेव होंगे। मॉड्यूल बस आप इस तरह समझ लीजिए कि आपके किसी भी डायरेक्टरी सर्विस में मेन फोल्डर होता है। अगर हम इसको कोई मॉड्यूल नेम नहीं देंगे तो ये माय प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट का नाम आपने रखा होगा उसको रख देगा बाय डिफॉल्ट। तो हम इसको यहाँ पे देते हैं नाम माय मॉड्यूल, और माय मॉड्यूल के बाद हम इसको फिनिश करेंगे नेम देने के बाद। और इस पे एक चेक भी है जनरेट कमेंट का, जो कमेंट जनरेट कर देगा। हमने फिनिश किया। तो दोस्तों ये हमारी IDE इक्लिप्स की स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे कुछ टैब्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये हमारा टॉप लेफ्ट पे पैकेज एक्सप्लोरर है। यहाँ पे जितने भी पैकेजेस हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, सब मेंशन करेगा। माय प्रोजेक्ट के अंडर में ये सोर्स फाइल्स हैं और ये JRE लाइब्रेरीज हैं। इसमें सारी लाइब्रेरी फाइल्स हैं जो कि ऑलरेडी क्लासेस बनी हुई हैं, जो हमें हेल्प आउट करती हैं रीयूज करने के लिए। उसके बाद हमारा ये नोड है सोर्सेस का। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो उसमें हमारा मॉड्यूल्स आ जाएगा। ये डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल info.java है और इसमें हमारा मॉड्यूल बना हुआ है। मॉड्यूल info.java एक डिस्क्रिप्टर फाइल होती है जो कि आपके मॉड्यूल को डिस्क्राइब करती है। उसके बाद ये हमारा आईडी है जहाँ पे हम कोड लिखेंगे। सारा कोड हमारे क्लासेस का, इंटरफेसेस का, मेथड्स वगैरह सब हम यहाँ पे टाइप करेंगे। एडिटर है। ये हमारा प्रॉब्लम्स का टैब है जहाँ पे आपके एरर्स मेंशन होंगे। एक कंसोल का टैब भी खुलेगा जहाँ पे आपके एरर्स मेंशन होंगे। उसके बाद दूसरा टैब है हमारा जावा डॉक का, ये सेकंड टैब। इसमें हम अपने क्लास फाइल्स की, अपने प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं। तीसरा टैब है हमारा डिक्लेरेशन का, जिसमें हम अपनी क्लास की और अपने मेथड्स की डिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और एक हम क्लास बनाने जा रहे हैं, तो हम क्लास पे क्लिक करेंगे। हमें हेलो वर्ल्ड क्लास बना रही है। तो सोर्स फोल्डर हमारा ये है माई प्रोजेक्ट स्लैश SRC। पैकेज नेम अगर हम देना चाहें तो पैकेज नेम दे सकते हैं माई पैकेज। पैकेज वो होते हैं जिसमें रिलेटेड फाइल्स होती हैं और इंटरफेसेस होते हैं। और यहाँ पे आपकी क्लास का नाम आएगा। हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं तो हेलो वर्ल्ड नाम हम क्लास का देंगे। ये आपकी क्लास का नाम है। और नीचे अगर हम देखें मॉडिफायर्स, ये एक्सेस मॉडिफायर्स हैं जो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, स्टैटिक, फाइनल। तो हम ये पब्लिक कर देंगे इसको। पब्लिक का मतलब है कि ये क्लास पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल होगी, कोई भी इसको रीयूज कर सकता है। और ये हमारी सुपर क्लास है object.java.lang। इसके अंदर हमारे सारे मेथड्स मौजूद हैं जो कि मेन मेथड्स होते हैं, जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले मेथड्स होते हैं। ये इंटरफेस का टैब है। इसमें हम इंटरफेस अगर कोई ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अगर हम इंटरफेस को बनाना चाहें तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि विद मेथड स्टेप वुड यू लाइक टू क्रिएट, यानी कि कौन सा मेथड आप बनाना चाहते हैं और कौन सा मेथड को आप इसमें ऑलरेडी जो बने हुए हैं उसको क्रिएट करना चाहते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स ये एक मेथड है जो कि आपका मेन मेथड होता है और इसमें बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारी फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। इस पर हम चेक कर देंगे तो ये आपका इस क्लास में शामिल हो जाएगा। और जनरेट कमेंट पर क्लिक कर देंगे तो कमेंट्स जनरेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इस पर हम जब क्लिक करेंगे ओके, तो ये हमारी क्लास का व्यू है। अब ये हमारी क्लास बन चुकी है। बाकी काम इसमें हमने कोड्स खुद लिखने होंगे। ये क्लास की बॉडी होगी यहाँ पे। ऊपर सबसे पैकेज नेम आ रहा है जो हमने मेंशन किया था, माय पैकेज। ये देखें, ये सारा भी आपको पैकेज नेम नजर आ रहा है।
उसमें आपको क्लास फाइल नज़र आ रही है हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, और इसमें ही आपको मेन मेथड नज़र आ रहा है जो कि मेन मेथड था, जो कि हमने इसमें इंपोर्ट कराया था। अगर हम ना भी इंपोर्ट कराते तो मेन मेथड हम यहाँ पे लिख सकते थे। ये सारी चीज़ें और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि ये मेन मेथड और ये पैकेजेस वगैरह ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ये आपका एक्सेस मॉडिफायर है पब्लिक, यानी कि क्लास पब्लिक रहेगी और पब्लिकली अवेलेबल रहेगी सबके लिए। ये आपका क्लास का कीवर्ड है। कीवर्ड वो होते हैं जो आप कहीं और यूज नहीं कर सकते। ये आपका क्लास नेम है हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट है, और इस पैरेंथेसिस के बाद जो भी होगा ये क्लास की बॉडी होगी। यानी इस पैरेंथेसिस के बाद जो भी मेथड्स होंगे, जो भी कोड आप लिखेंगे, वो सारी क्लास की बॉडी है। क्लास बॉडी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो मैं डबल स्लैश में लिख रहा हूँ इसका मतलब ये होता है कि ये जो भी मैंने लिखा है डबल स्लैश के बाद ये कमेंट्स हैं और कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा, ना इस पे कुछ परफॉर्म करेगा ना इस पे एरर देगा। ये कमेंट्स हमारे इसलिए होते हैं कि हम अपने आप को कोई चीज़ नोटिस में लाना चाहें या किसी और के नोटिस में लाना चाहें कि ये हमने क्लास इसलिए लिखी है या इस फंक्शन का मकसद ये था। तो कमेंट्स इसलिए होते हैं, और जो भी चीज़ डबल स्लैश के अंडर आएगी वो कमेंट लाइन होगी। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, ये जो मेन मेथड है इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट है। अब इस बॉडी में हम सारा कोड लिखेंगे अपना। डबल स्लैश में हम जो भी देंगे, चाहे वो जितने भी लाइंस हों, उनके जिसके आगे हम डबल स्लैश लगाएंगे वो सब कमेंट्स होंगे और कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। और डबल स्लैश के अलावा अगर हम कुछ लिखेंगे तो वो कंपाइलर उसको सिंटैक्स कंसिडर करेगा। तो ये हमने जो लिखा है दिस इज सिंटैक्स, तो ये कोई सिंटैक्स तो है नहीं, तो इसलिए इसको कंपाइलर ने लेफ्ट पे अगर आप देखें तो एक रेड क्रॉस आ रहा है, यहाँ पे हमें इस कंपाइलर ने एरर दिया हुआ है। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये ऐसा कोई जावा में सिंटैक्स है नहीं। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने लिखा था कंपाइलर इसको किस तरह ट्रीट करता है। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हम अपना कोड लिखते हैं, वो कोड जिसके थ्रू हम स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं हेलो वर्ल्ड, और वो कोड यहाँ लिखा जाएगा। और वो कोड क्या होगा, सबसे पहले हमें system.out.println ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास हेलो वर्ल्ड। दोस्तों इस इन्वर्टेड कॉमास के इन बिटवीन हम जो भी लिखेंगे वो हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। सिस्टम एक क्लास है, डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एक मेथड है जिसका नाम है प्रिंट डॉट एल एन। अब हम इसके बाद सिंटेक्स को ख़त्म करने के लिए या सिंटेक्स को कंप्लीट करने के लिए सबसे एंड में सेमीकोलन लगाते हैं। ये सेमीकोलन टर्मिनेटर भी कहलाता है। चलें अब हम इस कोड को ट्राई करके देख लेते हैं, इसको रन और कंपाइल करके देख लेते हैं। इस बटन से आप इसको रन कर सकते हैं। जब हम ये बटन प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा कंसोल खुल गया और कंसोल में हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ये प्रोग्राम हमारा विदाउट एनी एरर कंपाइल एंड रन हो चुका है और हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिल गया है जो कि हेलो वर्ल्ड था। हमें हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट कराना था अपने इस छोटे से प्रोग्राम में। अब हम देखते हैं इस प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करके, जैसे कि ये सेमी कॉलन हम इसमें से डिलीट कर देते हैं। तो आप लेफ्ट पे देखेंगे तो क्रॉस आ गया है उसी लाइन पे, इट्स मीन के यहाँ पे कोई एरर है। ये क्रॉस इस चीज की निशानदेही कर रहा है कि इस लाइन में कोई एरर है। अब हम दोबारा इसको रन करते हैं, देखें ये एरर कंसोल पे आ चुका है और यहाँ पे ये सिंटैक्स एरर शो कर रहा है और साथ साथ हमें ये भी बता रहा है कि हमें इंसर्ट करना है सेमीकोलन टू कंप्लीट ब्लॉक स्टेटमेंट, यानी कि ये हमारी ब्लॉक स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, हमने इसमें सेमीकोलन या टर्मिनेटर से एंड नहीं किया। तो हम इसमें लगा के देख लेते हैं टर्मिनेटर दोबारा। तो पहले भी टर्मिनेटर लगा हुआ था, ये प्रोग्राम हमारा रन हो गया था। तो अब आप देखें वो रेड क्रॉस गायब हो गया।
क्योंकि ये स्टेटमेंट सिंटैक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आप समझ गए। अब हम दूसरी चेंजेस करके देखते हैं। ये जो हमने कमेंट के लिए डबल स्लैश लगाए थे, इन दोनों को हटा के देख लेते हैं कि क्या होता है। अब कंपाइलर ने इन दोनों लाइंस पे एरर दे दिया है। अगर हम रन करते हैं तो ये बहुत सारे एरर्स यहाँ पे आ गए। सिंटैक्स एरर ऑन टोकन दिस। तो ये एरर्स जो आए हैं, इसका मतलब है कि इस कोड में कोई ना कोई गलती है। अब हमने गलती तो वाज़ेह है, बिल्कुल बिल्कुल प्रोमिनेंट है कि हमने यहाँ पे जो कमेंट्स के लिए स्लैश डाले थे वो हटा दिए थे। अब हमने दोबारा डाल दिए, तो अब आप ये देखें क्रॉस, रेड क्रॉस वहाँ से रिमूव हो गए। अब हम इसको अगर दोबारा रन करके देखें तो हमारा आउटपुट आ जाएगा, यानी कि ये प्रोग्राम विदाउट एनी एरर रन हो चुका है। अब अगर हम देखें कि हेलो वर्ल्ड की जगह या इसी में हम कुछ और ऐड कर दें तो क्या वो भी प्रिंट हो जाएगा हमारी स्क्रीन पे। लेट्स ट्राई दिस। यहाँ पे हमने एडिटेड ऐड कर दिया है हेलो वर्ल्ड के साथ। अब हम इसको दोबारा रन करके देख लेते हैं तो वो हेलो वर्ल्ड एडिटेड प्रिंट हो जाएगा। इट्स मीन कि जो भी इसमें system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और इन्वर्टेड कॉमर्स के इन बिटवीन आएगा वो आपका आउटपुट होगा। तो दोस्तों, ये हमारा इंट्रोडक्शन टू जावा था। इसमें हमने छोटा सा एक प्रोग्राम भी बना के देखा, बहुत सारी चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस भी किया। आप मेरी मज़ीद वीडियोस देखते रहें। अगर आप चाहते हैं कि जावा को इन डिटेल में समझें और एक एक चीज़ को हम उसमें फोकस करेंगे, हम आपने आने वाली मज़ीद वीडियो में। थैंक यू सो मच।